डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के फिजिक्स सॉल्यूशन जो कि 23 अगस्त 2022 को हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 11 से 20। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू लॉन्ग पेडल कंडक्टर रिप्रेजेंट सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस डी। देखो यहाँ पर दो वायर आपको दे रखे हैं, फिगर 1 और फिगर 2। इसमें करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है। आपको बताना है कि इन फिगर 1 कंडक्टर रिपेल ईच अदर एंड इन फिगर 2 दे रिपेल ईच अदर। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इसके बाद फिर ऑप्शन पे चलेंगे। देखो, जब दो वायर एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब करंट सेम डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल का मतलब ये हो गया कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, नाउ होगा क्या कि जब इसमें मान लीजिए करंट I1 जा रहा है, तो इस वायर 1 की वजह से इसके सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ होगी, तो इस वायर, ये जो सेकंड वाला वायर है, ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई इंटू में सेपरेशन इनके बीच का लेट डी है 2 पाई डी। तो ये जो फोर्स होगी F12 या F21 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी, हालांकि डायरेक्शन एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट होती है। एक्चुअली होगा क्या कि जब ये सेम डायरेक्शन में है तब तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन कब होगा? जब करंट सेम डायरेक्शन में है। और जब रिपल्सन होगा, मतलब जब वे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तब इनमें होता है रिपल्सन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फॉर्मूला यही रहेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड भी बता दिया और कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्सन होगा ये भी बता दिया। जब सेम डायरेक्शन में करंट होगा तब अट्रैक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तब रिपल्सन। अब यहाँ पर देखो, दोनों जो करंट है वायर में वो सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पर तो होगा अट्रैक्शन, और यहाँ पर फिगर 2 में दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर होगा रिपल्सन। तो इन चारों में से हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फिगर 1 कंडक्टर रिपल, नो, फिगर 1 में रिपल्सन नहीं होगा। फिगर 1 कंडक्टर अट्रैक्ट एंड इन फिगर 2 दे रिपेल ईच अदर, बिल्कुल यही आंसर यहाँ पर सही होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिया कैसे, और बाकी तो खैर गलत ही होंगे, एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। तो सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्शन, ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जब दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो दोनों जब साथ जा ही रहे हैं कि तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। चल तू मेरे साथ जा रहा है तो दोनों एक दूसरे के आसपास रहेंगे, लेकिन एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, फिर कहाँ वो एक दूसरे के दोस्त बन पाएंगे? फिर वो एक दूसरे में रिपल्सन होगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन तो रिपल्सन, सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से आपको बताने की मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन पर बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, DPF। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होंगे ये रिपेल होते हैं, मतलब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होंगे उनसे रिपेल करेंगे, और इनमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं आता, नो मैग्नेटाइजेशन। दूसरा, इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना वो नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है। ससेप्टिबिलिटी क्या रहेगी? स्मॉल एंड नेगेटिव। पैरा की अगर बात करें तो पैरा जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ठीक है, और इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, पूछा जाता है ससेप्टिबिलिटी काफी बार एग्जाम में, इनकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल रहेगी लेकिन रहेगी पॉजिटिव। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी लार्ज रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। ससेप्टिबिलिटी तो आपको सबको ध्यान रखना जरूरी है। अब चलते हैं ऑप्शन पे। पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल गेट स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो हमारे हो गए गलत। मैंने कहा था इसमें कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होते हैं, इनमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। जब स्टेटमेंट ए गलत है तो इसको तो हटा देते हैं क्योंकि इसमें ए बी आ रहा है, तो इसको तो हटा दो ऑप्शन को। फिर है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गेट स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जब ये स्टेटमेंट सही है तो मैं वो इन तीनों में से देखूंगा किसमें बी आ रहा है, तो बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है, इसमें बी नहीं है ना, तो इसको हटा देते हैं। अब 50-50 हो गया, बी और सी में से एक सेलेक्ट करना है हमें। जब बी और सी में से सेलेक्ट करना है तो आप ये देखो बी सी और बी सी दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट तो सही होगी ही होगी। हाँ, ई और डी में से कोई स्टेटमेंट हमें देखना है कौन सी सही है। तो डी स्टेटमेंट है सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल मटेरियल फॉर कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो बात सही है कि सॉफ्ट आयरन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में इस्तेमाल करते हैं एज अ कोर,
तो डी स्टेटमेंट सही है। ई स्टेटमेंट फॉर डायरेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव एंड स्मॉल, तो ऐसा नहीं है, देखो स्मॉल और नेगेटिव होगी, तो स्टेटमेंट तो ई गलत हो गया। जब ई स्टेटमेंट गलत है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बी सी डी स्टेटमेंट सही है, बी सी तो हो गई होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल गेट वीकली मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो मैंने आपको बता दिया था, पैरामैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, या कह लो कि वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन सोलेनॉइड अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल क्या होगा। तो एक्चुअली एल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू में लेंथ एल। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो एल है यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट वो एन स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इसको डबल करोगे, जब एन की वैल्यू यहाँ पर डबल की जा रही है तो डबल यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो इंडक्टेंस हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये स्मॉल एन के टर्म में, अगर आप कैपिटल एन के टर्म में फॉर्मूला लिखोगे, एक्चुअली स्मॉल एन इक्वल टू होता है कैपिटल एन अपॉन में एल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट, अब आप कैपिटल एन के टर्म में इसको लिखोगे तो एन का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर इंटू में ए इंटू में एल आ जाएगा, एल से एल कैंसिल कर दो। तो कैपिटल एन के टर्म में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन का स्क्वायर एरिया अपॉन में लेंथ एल, स्मॉल एल ले लेते हैं इसको, और स्मॉल एन के टर्म में ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। फॉर्मूला ध्यान रखना, काफी एग्जाम में पूछे गए फॉर्मूला ये। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है द करंट इन कोयल फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, द एवरेज ईएमएफ इज 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड। आपको बताना है वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ईएमएफ के टर्म में अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये होता है एल डी आई अपॉन डी टी, मतलब ईएमएफ बराबर होता है एल टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मतलब ईएमएफ हमें दिया हुआ है 200, एल हमें फाइंड करना है, चेंज इन करंट कितना हो जाए तो मैं 5 माइनस 0 करूंगा अपॉन में, क्योंकि चेंज इन करंट कितना होगा 5 में से 0, जो भी डिफरेंस है वो आपको लेना है, और चेंज इन टाइम कितना 0.1। तो कैपिटल एल निकालना, इट विल बी इक्वल टू 200 इंटू में 0.1 अपॉन में 5 इक्वल टू कैपिटल एल, इसको आप लिख सकते हो 50। अब 0 से 0 कैंसिल और 5 चौक 20 होता है, तो ये आ जाएगा 4 हेनरी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है। अ बल्ब एंड एन आयरन कोर इंडक्टर आर कनेक्टेड इन एसी। देखो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है बल्ब के साथ एक कनेक्ट है। अ बल्ब एंड आयरन कोर इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू द की। अब देखो इसको हम रेजिस्टेंस आर मानेंगे, ये हो जाएगा हमारा इंडक्टर यानी कि एक्सएल, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आर कैंसिल कर रहे हैं। द बल्ब ग्लोज विद सर्टेन ब्राइटनेस, अब ये मान लो किसी सर्टेन ब्राइटनेस से जल रहा है। अब आयरन कोर इन टेकन आउट फ्रॉम द इंडक्टर से हम आयरन कोर को बाहर निकाल रहे हैं, तो ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है। देखो जब आपने इसको कनेक्ट किया हुआ तो एक तरह से ये हमारा हो गया LR सर्किट, एक इंडक्टर और उसके साथ एक रेजिस्टेंस, ये L ये R। इसमें पहले कोई आयरन की कोर थी, इसको बाहर निकाल लिया गया है, तो आपको बताना ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं जेड की वैल्यू देखो तो वो रही होगी एक्सएल का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस आर का स्क्वायर, तो ये होता है नेट इम्पीडेंस का फॉर्मूला। अब आयरन कोर निकालने से फर्क क्या पड़ेगा, देखो अगर मैं एक्सएल की बात करूं, एक्सएल ये होता है ओमेगा इंटू में एल, हम फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं कर रहे लेकिन एल चेंज हो रहा है, एल मतलब इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस चेंज हो रहा है। वो क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस जब यहाँ पर आयरन कोर रही होगी तो फॉर्मूला होगा म्यू इंटू में, अभी मैंने आपको इंडक्टर का फॉर्मूला बताया था म्यू नॉट म्यू आर एन का स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। ये तब है जब इसमें आयरन कोर रही होगी, लेकिन जब आयरन कोर नहीं है सिर्फ एयर है तब के लिए फॉर्मूला रहा होगा म्यू नॉट एन का स्क्वायर एरिया इंटू में लेंथ। ये हो गया बाद वाला केस और ये हो गया इनिशियल केस। तो हुआ ये कि आयरन कोर निकालने से म्यू की वैल्यू कम हो गई है, और म्यू की वैल्यू कम होने से एक्स मतलब एल की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब एल कम होगा तो एक्सएल की वैल्यू भी कम होगी, और जब एक्सएल की वैल्यू कम होगी तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू जब कम हो जाएगी तो जेड की वैल्यू भी तो कम होगी, यानी कि जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो डिक्रीज हो जाएगा, इम्पीडेंस डिक्रीजेज। अब इम्पीडेंस डिक्रीजेज होने का मतलब ये कि इम्पीडेंस होता है जो करंट को रोके, जब करंट को रोकने वाला फैक्टर खुद कम हो गया है तो अब तो करंट इंक्रीज होगा। अब जब करंट इसके थ्रू करंट इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा, ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी।
तो इसलिए हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन है। करंट ज़्यादा तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी ना, करंट कम होता है तो ब्राइटनेस कम होती है। सो वी कैन से द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल इंक्रीजेज। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट सही है। जैसे मैग्नेटिक इम्पीडेंस, इंड्यूस ईएमएफ। देखो ईएमएफ की तो आपको पता होगा वोल्ट ही होगा, यानी डी को तो मैं 2 से लगाऊंगा। अब डी का 2 अगर मैं देखूं तो वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनको हटा दो, ए को हटा दो, डी को हटा दो, D2 यहाँ पर है, D2 यहाँ पर है। सी का 4 मत देखो क्योंकि सी का 4 दोनों में आ रहा है। ए का देख लेते हैं, ए और बी का देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है हेनरी, तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या आएगा हेनरी, यानी कि ए का थर्ड वाला, ए का थर्ड वाला हो गया तो ये अपना आंसर हो गया। जरूरी नहीं कि आपको सभी आता है, जिसका आता है ना आप उसका मिला सकते हो। तो ए का थर्ड और बी का यहाँ पर एक्चुअली शायद मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहाँ पर होना चाहिए, तब जा करके उसका हो जाएगा वेबर। तो इस तरह से आप इसमें सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अब 50 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि आर की वैल्यू 50 ओम है और इंडक्टेंस आपको गिवन है एक्सेल, जिसको हम बोलेंगे 2/3 पाई। एक्चुअली इंडक्टेंस नहीं, एक्सेल नहीं, एल होगा ये, क्योंकि इसकी यूनिट से भी पता चल रहा है। ये हो गया हेनरी। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद पावर सप्लाई, पावर सप्लाई का मतलब हो गया वी, वोल्टेज आपको दी हुई है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्स। तो इनमें से जो सही स्टेटमेंट होगी वो आपको बताना है। देखो पहली बात तो ये कि हो गया एक एल आर सर्किट, इंडक्टेंस के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये एल ये आर और अल्टरनेट सोर्स कनेक्टेड है। तो एल आर सर्किट में आपको मैं बता दूं कभी भी करंट लीड नहीं करता है। करंट लीड करता है या तो प्योर कैपेसिटर हो या फिर आरसी सर्किट हो। तो यहाँ पर करंट लीड वाला तो हटा ही दो, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। पोटेंशियल लीड करता है जब भी एलआर सर्किट होगा। जैसे अगर आप प्योर इंडक्टर की बात करें, प्योर इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है बाय 90 डिग्री, वोल्टेज इधर करंट इधर, तो वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री पर इंडक्टर में। लेकिन ये एलआर सर्किट है तो एलआर सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लीड करेगा। एंगल देख लेते हैं। वैसे भी अगर बिना सॉल्व करे अगर मैं बताऊं, पोटेंशियल डिफरेंस तब लीड करता है 90 डिग्री से जब ये प्योरली इंडक्टर सर्किट होता, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन करके दिखा देते हैं कि यही आंसर, मतलब 10 इनवर्स 4/3 ही क्यों आएगा। देखो अगर मैं इसका फेजर, अगर मैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाऊं तो ये एक्सेल ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस इधर। अगर मैं 10 फाई देखूं तो 10 फाई की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर, यानी कि एक्सेल अपॉन में बेस एक्सेल अपॉन आर। हमें तो फाई निकालना है, उसको हम लिख सकते हैं फाई विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स एक्सेल अपॉन में आर। और 10 इनवर्स एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, एक्सेल की वैल्यू होती है एक्चुअली में 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ कितना होगा, फ्रीक्वेंसी अपने पास है 50 हर्ट्स की, 2 पाई एफ एल, एल की वैल्यू कितनी है 2/3 पाई, अपॉन में रेजिस्टेंस आर कितना है वो है 50 ओम, रेजिस्टेंस अपना 50 ओम है। तो यहाँ पर 50 हटा दो, 50 से 50 कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल करो, 2 2 जा 4 और अपॉन में 3, यानी कि 5 इक्वल टू आएगा 10 इनवर्स 4/3। वैसे भी बिना सोल्व करे भी मैंने आपको बता दिया था ऑप्शन डी सही होगा। कंसेप्चुअली अगर बहुत सी बार फिजिक्स में ये होता है कि अगर आप दिमाग लगाओ, कंसेप्ट लगाओ, बिना सोल्व करे भी आंसर लाया जा सकता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगा, वहाँ पर कंसेप्चुअली मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि डी ऑप्शन क्यों सही होगा। मतलब इसको हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जो ऑप्शन नहीं है उसको हटा दो, सही आंसर पर पहुंच जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये कुछ डायग्राम बता रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, जो कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बता रहा होगा। पहले मैं आपको अलग से कंसेप्ट बता देता हूँ। होता ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई लूप है और आप एक नॉर्थ और साउथ, ये पोल है, मैग्नेट को जब आप इसके पास ले जाओगे तो हमेशा लेंज लॉ को अप्लाई करके आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। होगा ये कि जब ये इसके पास आएगा तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इसके मोशन का अपोज करेगा, इसको पास नहीं आने देगा। जब इसको पास नहीं आने देगा तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर ये कंडीशन हो सकती है, ये नॉर्थ और ये साउथ, अगर आप इससे दूर जा रहे हो, जब आप इससे दूर जा रहे हो तो ये आपको दूर भी नहीं जाने देगा, ना तो पास आने देगा ना दूर जाने देगा। कौन, जो इसमें करंट इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो जब आप इसको दूर ले जा रहे हो मैग्नेट को, तो दूर जाने के लिए यहाँ पर ये एक साउथ पोल क्रिएट कर लेगा ताकि आपको दूर न जान पाए, आपको ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और जब यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, देखो आपको इसको ऐसे समझना है, जैसे नॉर्थ पोल हो गया एक में और एक में होगा साउथ। जब साउथ पोल क्रिएट होगा तो करंट रहेगा क्लॉकवाइज। जब नॉर्थ पोल क्रिएट करंट
जब नॉर्थ पोल बनेगा तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, इतना ध्यान रखें। साउथ में क्लॉकवाइज और नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज। ये तब जब नॉर्थ पोल हम पास ला रहे हैं, इन सब में नॉर्थ पोल ही पास लाया जा रहा है या दूर लाया जा रहा है। अब देख लेते हैं इनमें कौन सा आंसर सही होगा। पहला है, यहाँ पर हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं। जब नॉर्थ पोल को यहाँ पर दूर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इसको दूर जाने नहीं देगा। जब दूर नहीं जाने देगा तो साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। साउथ पोल क्रिएट होगा, अगर साउथ पोल क्रिएट होगा। अब ये कब हो रहा है, जब हम मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा कर रहे हैं। उस क्वेश्चन में हम क्या करें कि ये जो लूप है ना, इसको पास ले जाया जा रहा है। तो हमें बस क्या करना है, अपोज करवाना है। जो करंट इंड्यूस होगा उसको अपोजिशन करवाना है, ऐसी डायरेक्शन हमें सेलेक्ट करनी है। तो देखो, जब हम इस लूप को पास ला रहे हैं तो यहाँ पर ये इसको पास नहीं आने देगा। पास नहीं आने देगा, कब नहीं पास आने देगा, जब यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो इसका मतलब नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि करंट इसमें ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। सेकंड पे देखो, अब आप सेकंड में इसको दूर ले जाया जा रहा है। जब इसको दूर ले जाया जा रहा है तो यहाँ पर ये इसको दूर नहीं जाने देगा, तो यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। और जब साउथ पोल क्रिएट होगा तो करंट इस तरह से बहना चाहिए था, इसमें उल्टा दिखाया हुआ है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में इसको पास ले जा रहे हैं। पास ले जा रहे हैं, अगर यहाँ पर मतलब ये जो लूप है इसको पास ले जाया जा रहा है, ये पास नहीं आने देगा इसको। और जब पास नहीं आने देगा तो करंट को यहाँ पर जो पोल होगा वो कौन सा क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि रिपल्सन होगा ना, तभी तो पास नहीं जाएगा। ये नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, तो नॉर्थ हो रहा है तो करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि करंट की डायरेक्शन देखो इसमें सही दिखाई हुई। तो हमारा आंसर सी सही होगा। देखो, जब इसको आप पास ले जा रहे हो तो फ्लक्स तो चेंज हो गई, जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, जैसे हम यहाँ पर नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे थे लूप के, तो नॉर्थ पोल क्रिएट हो जा रहा था। लेकिन लूप है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर आप इसको पास लाओगे ना, जो भी लूप है, तो ये अपने पास नहीं आने देगा इसको। मतलब करंट इस तरह से क्रिएट होता है कि अपोज करे। तो यहाँ पर अब कौन सा पास नहीं आने देगा, जब ये v वेलोसिटी से इसके पास जा रही है। तो यहाँ पर पास क्यों नहीं आने, मतलब पास क्यों नहीं आने दे रहा है, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट इंड्यूस होता है वो ऐसी डायरेक्शन में होता है कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे हमेशा। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से हमने सही आंसर सी चूज किया है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। देखो, इसमें हम यूज करते हैं जिसकी हाई एनर्जी होती है, यानी कि गामा और एक्सरे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी यानी कि बी और डी ओनली। गामा रे और एक्सरे हाईली एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको दो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इनका रेशियो क्या होगा स्पीड इन एयर का। देखो, जितने भी वेव्स होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है एक अलग से वीडियो में। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, इनमें जब आप रेडियो से गामा की तरफ जाते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। और जब आप गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं तब लैम्डा इंक्रीज करता है। लेकिन एक चीज़ सेम रहती है सभी की, क्या वो होता है स्पीड, यानी कि स्पीड इन एयर। तो आप किसी भी कोई भी आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेलेक्ट करो कि उसका स्पीड का रेशियो किसी दूसरे से फाइंड करो। जब सभी की स्पीड सेम है तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिफर होती है लेकिन स्पीड सेम रहती है एयर में। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।